दरअसल ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनके मर्जी से चले, इलेक्शन कमीशन इनके मर्जी से चल गया, एजी जो है अकाउंटेंट जनरल वो इनके मर्जी से चल गया, सारा ब्यूरोक्रेसी इनके मर्जी से चल रही है। अब मीडिया भी इनके मर्जी से ही चल रहा है, कोई मीडिया इनके रीच के बाहर नहीं है। तो अब ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके रीच में आ जाए तो फिर सार्वभौम साम्राज्य स्थापित होगा, एक चालकानुवर्ती शासन का पूरा साक्षात्कार हो जाएगा इस देश को। तो ये प्रयास में लगे रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी सुपर नहीं है, इक्वल अमॉन्ग दी ऑल करके, मगर फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर, सब मंत्रिमंडल में फर्स्ट है, वो कोई सुपर नहीं है। तो ये सब बातें होते हुए भी ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति चाह रहा है, 2.5 लोग चाह रहे हैं कि वो सब उनके नियंत्रण में आ जाए, उनको जैसा चाहिए वैसा देश चलाने का प्रयास करे और इस देश में चाइना जैसा एक चालकानुवर्ती शासन निर्माण हो जाए, उसका ये प्रयास कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी की खिदमत में हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अविनाश काकड़े जी को कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कल हुई आपका जन्मदिन, उस पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि अविनाश काकड़े जी का यूट्यूब चैनल है जिसको आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं हिंदू और हिंदुत्व के बारे में और दूसरे और इश्यूज के बारे में भी। आप उनके चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें, देखें तो आपको और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो कई इश्यूज हैं, जिनमें एक तो ये कि किरण रिजिजू जी ने एक दिल्ली के फॉर्मर हाई कोर्ट जज आर.एस. सोडी के उस बयान को सपोर्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजैक कर लिया है। ये बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ कहलवाया गया है और उसके बाद उसको सपोर्ट किया गया। मैं इस पर बात करूंगा। इसके अलावा दूसरा इशू जो है वो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है जो 2002 गुजरात, उन्हें दंगा कहा जाए या एक तरफा कत्लेआम कहा जाए, उस पर है और उस पर भारत सरकार ने बैन लगवा दिया है। पूरी दुनिया में देखी जा रही है और यहां भी बहुत से लोगों ने डाउनलोड करके मुसलसल उसे देख रहे हैं। शायद बैन का कोई खास फायदा ना हो, लेकिन यह बात सही है कि नीयत सामने आ गई। तीसरी बड़ी खबर है बागेश्वर धाम, महाराष्ट्र में एक मंदिर है, वहां कोई एक विवाद चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति की बुनियाद पर जनगणना करने की इजाजत दे दी है, जिसकी बीजेपी मुखालिफत कर रही थी। तो ये कई इश्यूज हैं। उसके अलावा जो फीमेल लड़कियां जो पहलवान उस पर बैठी थी धरने पर, जंतर मंतर पर, वो अभी फिलहाल उन्होंने धरना खत्म कर दिया है। उनसे वादा किया गया कि हम जांच करेंगे। तो ये कई ऐसे इश्यूज हैं जिन पर हमें बात करनी है। आज अविनाश काकड़े जी से बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं। काकड़े जी इस वक्त महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये किरण रिजिजू का जो बयान है वो उसे, चूंकि वो कई बार कह चुके, लेकिन उसके साथ साथ इजराइल में भी तकरीबन उसी किस्म की कोशिशें हो रही हैं। वहां तो सरकार बन गई, कानून लाने की कोशिश की जा रही है। आप ये बीजेपी, आरएसएस और इजराइल का जो जायनिज्म जिसे कहा जा सकता है, वहां भी बहुत मुखालफत हो रही है। ऐसा नहीं है कि सभी इजरायली यहूदी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या कुछ है? आपको कैसा लगता है ये जब दोनों तरफ से एक जैसी खबरें आ रही हैं हमारे सामने? नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। आपने जन्मदिन की बधाई दी, उसके लिए भी धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी धन्यवाद कि वो बहुत तेजी से हमारे चैनल पर आकर देख रहे हैं, इसके लिए आपका भी धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। दरअसल ये जो सारे महकमे अपने अंडर में लेना, एक व्यक्ति की इच्छा से सारे महकमे चलना, ये कट्टरता की पहली निशानी होती है। जो कट्टरता फैलाई जाती है कि झूठा इतिहास बताना, झूठी बातें बताना,
हमारे पिछला गत युग कैसा रहा उसके बारे में बताना। जैसा अभी 2023 का इलेक्शन कैसे लड़ेंगी, तो हिंदुत्व के नाम से और हमारी जो विगत संस्कृतियां थी या हमारे बहुत बड़े पराक्रम थे, दलितों को पीटने के, दलितों को मारने के, उनको अछूत बनाने के, मंदिरों में प्रवेश न देने के, ये पराक्रमों की याद दिलाएंगे ऐसा बोल रहे। वो तो दिलाएंगे नहीं उस तरीके की याद। वो वहां तो बहुत अच्छा काल कैसे रहा, हमने जेट को कैसे खोज लिया, राइटर ब्रदर्स जेट के खोज नहीं किया, हमारे यहाँ किसी ने किया है। और हमारे ग्रंथों में सारे ऑपरेशन लिखे हुए हैं, हमने पहले गणेश जी का ऑपरेशन कर दिया था वगैरह वगैरह। इंटरनेट हमारे पास में ही आ गया था पहले। ये सारी चीजें हमारे विगत काल में हुई है, ये हमारे ग्रंथों में कैसा लिखा हुआ है आप देख लीजिए। कि मुसलमान हो तो कुरान में ही कैसा लिखा हुआ है, ईसाई हो तो बाइबल में कैसा लिखा हुआ है, ये बता के कट्टरता लाने का प्रयास करते हैं। और फिर उनका प्रतिनिधि कौन होता है, तो वर्तमान जो राजा होता है, शासक होता है, वो उसका प्रतिनिधि होता है। इसकी यह हालत है। ये हालत हमें हमारे देश में रोकना है, इसीलिए हम जैसे लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब रोकेगा कि नहीं रोकेगा, क्योंकि यहाँ की विचारधारा है कि रुकेगा, मगर दुनिया का अनुभव ये बोलता है कि ऐसी विचारधारा जब बढ़ती है तो सर्वनाश करके ही मानती है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये RS सोढी जी है, किरण रिजिजू ने जिनका स्टेटमेंट कोट किया है, आप बता रहे हो, तो ये RS सोढी जी एक हाईकोर्ट जज थे। अब इनको पोस्टिंग नहीं मिली होगी कहीं। आपने देखा होगा कि जितने इनके फेवर में निर्णय आए हैं उनके सारे जज लाभार्थी हुए हैं। आपने देखा होगा कोई सांसद में पहुंच गया, कोई ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हो गए, कोई कहीं के अध्यक्ष हो गए, तो सोढी जी भी कहीं ना कहीं के अध्यक्ष हो जाएंगे। दरअसल ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनके मर्जी से चले, इलेक्शन कमीशन इनके मर्जी से चल गया, AG जो है अकाउंटेंट जनरल वो इनके मर्जी से चल गया, सारा ब्यूरोक्रेसी इनके मर्जी से चल रही है। अब मीडिया भी इनके मर्जी से ही चल रहा है, कोई मीडिया इनके रीच के बाहर नहीं है। तो अब ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके रीच में आ जाए, तो फिर सार्वभौम साम्राज्य स्थापित होगा, एक चालकानुवर्ती शासन का पूरा साक्षात्कार हो जाएगा इस देश को। तो ये प्रयास में लगे रहते हैं। और उसी का देख लीजिए कि एक इनका तेजस्वी क्या है, सूर्य ग्रहण है, सांसद है इनका, बेंगलोर का सांसद है। ये देश के लिए सूर्य ग्रहण है, जो कट्टरपंथी है। एक तरफ मोदी जी का पूरे शासन प्रशासन में टेरर है, और दूसरे तरफ ये बड़ बोले नफरती चिंटू कुछ भी बोलते रहते, कोई भी हरकतें करते रहते, उनपे कोई एक्शन नहीं होता। तो मैं ये कहता हूं कि मोदी जी चाहते हैं कि इस तरीके से भटकाने वाले मुद्दे हर वक्त चर्चा में आते रहे, और वो अपने मित्रों का सहायता करते रहे। हम दो और हमारे दो का जो डिस्कोर्स है वो आगे चलाता रहे, इसलिए इनका ये पूरा प्रयास रहता है। उसने फ्लाइट का दरवाजा खोल दिया, इमरजेंसी एग्जिट इंडिगो का खोला है। इंडिगो वाले ना FIR करने को तैयार नहीं, उसके विरोध में उसको बोलने को तैयार है, ना उसका नाम लेने को तैयार है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं कि गलती से खुल गया होगा, मगर एक ड्रिंक किए हुए आदमी ने इमरजेंसी एग्जिट को हाथ लगाया था 8 महीने पहले, उसके ऊपर क्रिमिनल केस भी हो गए और उसको जिंदगी भर के लिए फ्लाइंग को बैन कर दिया। आपने देखा होगा कि एक आदमी पेशाब कर देता है, थैंक्स वो अमेरिकन कंपनी का जिसने उसको अपने कंपनी से निकाल दिया। वो इंटरनेशनल जो फ्लाइट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए उस फ्लाइट के पायलट को भी 3 महीने के लिए बैन कर दिया। इसका बहुत सारा हेवी जुर्माना भारतीय विमानन विभाग को लगाया। तो हम तो कुछ करेंगे नहीं ना सर, हम तो कुछ करना नहीं है। हमको तो ऐसे नफरती चिंटू पाल के देश में विभाजन किस तरीके से कर सकते हैं, इसका पूरा का पूरा हमारा कोर्स चल रहा है। और वो कोर्स के अंतर्गत ये जो जैसे जज है, जो लाभ के आकांक्षी है, ऐसे जजों के, ऐसे नेताओं के स्टेटमेंट उसमें जोड़े जाते हैं। आप देख लीजिए उपराष्ट्रपति महोदय भी इस तरीके का अगर स्टेटमेंट देते होंगे, उनको ये पता नहीं क्या कि हमारे इसमें किसी की सुपरमैसी नहीं है। हमारे संविधान में जुडिशियली को, ये विधायकों को और इसको सबको एक दूसरे का काउंटर पार्ट बताया, कोई किसी के अंडर में नहीं है। इवन मीडिया भी किसी के अंडर में नहीं है, उसको मुक्त व्यवस्था दी है कि आप आपके तरीके से उनकी गलती निकाल सकते हो और इसमें सुधार कर सकते हो। एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस है। मगर ये चेक बैलेंस की नया बात बताते हुए ये संविधान का भी गलत अर्थ बता रहे हैं आपको कि पार्लियामेंट सुपर है। सुपर कोई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी सुपर नहीं है, इक्वल अमॉन्ग दी ऑल करके, मगर फर्स्ट है।
प्राइम मिनिस्टर सब मंत्रिमंडल में फर्स्ट है, वो कोई सुपर नहीं है। वैसे पार्लियामेंट भी सुपर नहीं है, विधायिका सुपर नहीं है। वो अपने जगह अपने कानून बनाने का काम करता है। वो कानून संवैधानिक है कि नहीं, उसकी व्याख्या करने का काम जो करता है, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब बातें होते हुए भी ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति चाह रहा है, 2.5 लोग चाह रहे हैं कि वो सब उनके नियंत्रण में आ जाए, उनको जैसा चाहिए वैसा देश चलाने का प्रयास करे और इस देश में चाइना जैसा एक चालकानुवर्ती शासन निर्माण हो जाए, उसका ये प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, संविधान में तो बहुत साफ बताया गया है, जो कुछ किताबों में पढ़ा है हमने, आपने भी पढ़ा होगा, कि कभी भी अगर देश में कोई इमरजेंसी हो तो प्रेसिडेंट टेक ओवर कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट भी किसी वजह से ना रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आखिरी पावर सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज को दी गई है। ये उसको पार्लियामेंट के नीचे लाना चाह रहे हैं, ये क्या है? और ये भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के लोग जो आते हैं इलेक्ट होकर के, वो बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, तजर्बेकार होते हैं, लोगों के नुमाइंदे होते हैं। असल तो डेमोक्रेसी वही है, इसलिए उसी को सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए। तो ये जुडिशियली में लोग जो बनते हैं वो अंगूठा छाप होते हैं क्या? जो ब्यूरोक्रेसी वो सब अंगूठा छाप होते हैं क्या? ये जनरल बनता है वो सब अंगूठा छाप है क्या? कौन है भाई? मैं समझ सकता हूं कि जन भावना ये है, मगर जन भावना को लेकर गलत काम नहीं किया जा सकता है क्या? अच्छा, ये तो सरकार, देखिए, बगैर यूपीएससी पास किए आईएएस बना देना, बगैर पीएचडी किए प्रोफेसर बना देना, वो तो वहां एक सिलसिला चल रहा है अनपढ़ कम पढ़े लिखे लोगों को ऊपर लेकर के आने का। तो ये उसी का हिस्सा है क्या? क्या है, किस तरह से? अच्छा, ईवीएम अपने आप में एक सवाल है, किस किस तरह से जीत करके आते हैं। दूसरी पार्टी के जीत चुके होते हैं, आखिर में 2 घंटे बाद कह दिया जाता नहीं ये हार गए। इस किस्म की डेमोक्रेसी में जीते हुए लोग क्या पूरे देश को सुप्रीम कोर्ट की तरह से कानून को समझ करके कुछ कंट्रोल करने की हालत में है? देखो, ये जो लोग हैं, ये डेमोक्रेसी का, संविधान का फायदा जरूर लेना चाहते हैं, मगर उसमें जो छोटे छोटे छेद है, जिस छेद का दुरुपयोग करके डेमोक्रेसी को और देश को सैबोटाइज करना चाहते हैं, वो ये लोग है षड्यंत्रकारी। ये इनका जन्म ही षड्यंत्र से हुआ था और ये षड्यंत्रकारी लोग है। षड्यंत्र से शासन प्रशासन सब चलाना चाहते हैं। उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट में 10-20% जज ऐसे है कि जो हमारी बात नहीं सुनते, हमारे विरोध में जजमेंट दे देते कभी कभी। भैया, अभी नोटबंदी के इसमें तो इनके फेवर में जजमेंट आया, इनको कुछ नहीं है, मगर बहुत सारे इसमें इनके फेवर में नहीं आए जजमेंट। तो इनको लगता है 100%, एक आदमी 100% सच या 100% करेक्ट कभी नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में कि आदमी ने क्या बोलते हैं उसको, गुनाह का पुतला है। आदमी गलतियों क्या करता है और गलतियां सुधारना ये हमारा प्रोग्रेस का मार्ग हो सकता है। मगर इनका जो सुपरमैन है वो तो कभी गलतियां कर नहीं सकता, उसकी कोई गलतियां नहीं हो सकती, क्योंकि गलती निकालोगे तो आपको फांसी पर टांग दिया जाएगा। तो ये जो मामला है उसको निपटाने के लिए ये सब प्रयास कर रहे। ये देश का जो मानस है वो समझ रहा है। देश का मानस बहुत खुश नहीं है इनके हरकतों से, मगर सवाल है कि विरोधी पार्टियां भी वही चेहरे सामने लाना चाहती है जो चेहरों ने प्रशासन में आने के बाद नीट और क्लीन शासन नहीं दिया। तो इस तरीके की ये बात चल रही है, इसको थामना पड़ेगा, इसको विरोध करना पड़ेगा। अच्छा, आप नागपुर में रहते हैं, आप आरएसएस के नजरिए को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। बहुत से लोग हो सकता है आपके जानने वाले भी हों, क्योंकि एक शहर में जब रहते हैं तो अलग अलग नजरिए के लोगों के बीच में मुलाकातें भी होती हैं। तो क्या ये जो इजराइल से जो खबरें आ रही हैं, ज़ायनिज्म और आरएसएस को आप कितना नजदीक देखते हैं? क्या आपको वहां की भी खबरें तो आ रही होंगी, आपको क्या लगता है? ये देखो, एक तरफ इन्होंने ड्रेस किसका एक्सेप्ट किया, तो जर्मन का, मतलब हिटलर का ड्रेस एक्सेप्ट किया, और वैचारिक इनकी नजदीकता किससे है? इजराइल से है। तो दुनिया का जितना बुरा होगा ये लेना चाहते हैं। आप देख लीजिए, एक ने नारा दिया था इंदिरा इज इंडिया, अब उसका क्या हो गया? रामेश्वर निगरा जी का वो हमें पता नहीं है, मगर धर्मेंद्र प्रधान एक नारा दे रहे हैं कि बीबीसी की बनाई डॉक्यूमेंट्री मोदी नहीं बल्कि भारत पर हमला है। मतलब इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया। हिंदू धर्म मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब हिंदू धर्म। इतनी संकुचित व्याख्या वाला ना ये देश रहा है, ना हमारा धर्म रहा है,
ना हमारा धर्म कभी रहेगा, इतनी संकुचित व्याख्या में नहीं होगा। 10-10 हजार नौकरियां देते, 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, 10,000 नौकरियां देते सारे राज्यों में और उसका उत्सव मनाते। G20 दिवाली उत्सव मना रहे, नौकरी का उत्सव मना रहे, क्योंकि इनके पास है नहीं सर, कुछ विजन नहीं है। इनके जो बहुत अच्छे क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट विलेज कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है, सुपर स्मार्ट सिटी कहाँ है, इंडस्ट्रियल जोन कहाँ है, कुछ नहीं बताने कुछ नहीं है। तो फिर ये नफरती चिंटू आगे लाना है, ऐसे उत्सव मनाना है और इस तरीके से सारी यंत्रणाएं अपने कब्जे में लेना है कि जो जनता के सामने सच्चाई न जा सके। ये एक प्रयास में ये लगे। हाँ, आप लोगों को याद होगा, दर्शकों को मैं याद दिलाऊं कि जब नई नई सरकार बनी थी तो ये कहा कि हर एक एमपी को अपने इलाके में कोई एक गांव गोदी लेना चाहिए, और मोदी जी ने भी एक बनारस में कोई एक गांव गोदी लिया था। उसका क्या हाल है उसके बारे में मीडिया में कभी कभी कुछ आ जाता है, लेकिन इसी तरह से स्मार्ट सिटी बन रहे थे। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने बिल्कुल यूरोप जैसे शहर तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आया। एक वो स्वच्छ भारत का नुस्खा लेकर के आए थे, उसमें साफ जगह पर कूड़ा डाल करके झाड़ू लेने देने वाले बीजेपी के लोग भी बहुत सामने आए थे। अच्छा, ये सारी चीजें हमें याद बहरहाल रखनी चाहिए, और कम से कम सोशल मीडिया की जिम्मेदारी तो है कि लोगों को बताए कि आखिर देश में क्या हो रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये बागेश्वर धाम वाला मामला क्या है महाराष्ट्र में, इसमें क्या कुछ हो रहा है? आप चूंकि वहां हैं, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये नागपुर में एक राम कथा हुई थी। वो राम कथा बागेश्वर धाम जी के जो है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी वो करते हैं। ये महा चमत्कारी पुरुष है। ये आपकी मन की बात बता देते, आपके मन में क्या बात चल रही है वो बताने का उनके पास में वो बोलते हैं कि मेरे पास में वो मेरे भगवान मुझे बताते हैं। मेरा जहां तक विश्वास है कि चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार को मानने वाले मूर्ख होते हैं, चमत्कार करने वाले और दिखाने वाले पाखंडी होते हैं, और चमत्कारों का प्रचार और प्रसार करने वाले फ्रॉड लोग होते हैं मेरे हिसाब से। और ये बाबा आमटे की कुटी पर लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा वाक्य है, तो इसको ये समझने की जरूरत है। हालांकि वो नागपुर जैसे शहर में आ गए, नागपुर में पोल खोल, जो हमारे महाराष्ट्र में कानून बना है अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून, तो उसकी शुरुआत नागपुर से ही हुई थी। नागपुर, मुंबई, पुणे के सब लोग इकट्ठा है, और ये अंधश्रद्धा जो फैलाते हैं, कहीं धन निकालने की बात करते हैं, कहीं बलि की बात करते हैं, कहीं कुछ बात करते हैं, कहीं सिद्धि की बात करते हैं, तो उसके विरोध में एक महाराष्ट्र में सारे पार्टियों ने कानून पास किया। मगर ये अंधश्रद्धा फैलाने वाला आदमी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र से जो गए हुए केंद्रीय मंत्री है, उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके अपने एरिया में, प्रभाव क्षेत्र में आरएसएस से लगकर, आरएसएस हेडक्वार्टर से लगकर एक मैदान है, उसमें ये रामकथा आयोजित की। और इस राम कथा में उन्होंने अपना दुकान फैलाना शुरू कर दिया कि मैं ये चमत्कार कर दूंगा, वो चमत्कार कर दूंगा, मैं आपके मन की बात बता दूंगा। ये धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी दुकान चलाना शुरू कर दिया। ये धीरेन्द्र शास्त्री और इनके चाचा का जब झगड़ा हुआ था, तो आप जानते होंगे नरोत्तम मिश्रा नाम का एक मंत्री है जो हर चीज बोलते रहता है, जिसके बारे में मोदी जी ने भी बोला, प्रदेश अध्यक्ष ने भी बोला कि हर चीज में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। मगर उन्होंने समझौता करवाया जब इनका झगड़ा हुआ, क्योंकि दुकान ठीक से चलना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री जब नागपुर में आए तो उनको पता नहीं था कि नागपुर बहुत बड़ी विचित्र नगरी है। यहाँ आरएसएस है तो दीक्षा भूमि भी है, और यहाँ बलिराजा संशोधन केंद्र वाले भी लोग रहते हैं, यहाँ नासू हार्डीकर का सेवादल भी है, और यहाँ के लोग गजब का सोचते, गजब का ही सोचते। आप बता देता हूँ। उन्होंने बताया कि ये जो, जब उसके ऊपर 8 तारीख को एफआईआर हो गई कि ये जो चमत्कार बता रहा है उसको धारा 2, 4 और 6 में आरोप उसके ऊपर लगाए जाए, तो इन्होंने 9 को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। वो श्याम मानव जी हमारे यहाँ, वो अभी वो चला रहे, पहले उमेश चौबे जी थे, अभी श्याम मानव जी चला रहे हैं, और इन्होंने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए जैसे प्रेशर बनाया, 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये जो महाराज है जो 13 तक राम कथा चलाने वाले थे, 11 को ही भाग गए, तो भगाया गया। जो लोग इसका फायदा लेना चाहते थे, राम कथा का फायदा कौन लेना चाहते हैं आपको पता है। जी, तो ये लोगों का जब उनको पता चला कि एफआईआर हो जाएगा, बाबा तो यहीं अंदर जेल में हो जाएगा, तो इन्होंने अपने जो चंपू है उनके माध्यम से फैलाना शुरू कर दिया कि ये सनातन पर हमला है। अब मुझे नहीं पता कि सनातन धर्म ये पाखंड कहां से आ गया, ये फ्रॉड कहां से आ गया। फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, ये श्याम मानव जी
मुसलमानों पर तो कभी नहीं बोलते। उनके इसमें भी तो दरगाह में याद भूत पलित आते और ये होता है और उनके गंडे दोरे ताबीज बेचे जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि ईसाई भी ऐसा कर रहे हैं। ईसाइयों के मस्जिद ने जो ये है सेंटर है, चर्च है, उसमें भी तो उस तरीके से विधि और वो कर्मकांड चलते रहते हैं, भूत भगाने के कार्यक्रम चलते रहते हैं। मगर ये भूल गए कि हमारे नागपुर में ईसाइयों ने बहुत बड़ा जलसा कस्तूरचंद पार्क में किया था, जिसमें 4 फादर फॉरेन के थे, एक यहाँ का था, और उन्होंने वो दिनकरन वगैरह का प्रोग्राम था। वो श्याम मानव जी ने उसमें से सारे के सारे 5 लोगों को जेल दिखा दिया था, अंदर डाल दिया था। हमारे यहाँ जो ताबीत वाले जो आते थे ना, ये मुल्ला मौलवी जो लोग होते तांत्रिक, वो एक भी आने की हिम्मत नहीं करता। गत 5-7 साल है हमारे यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता, और आ गया नागपुर में तो जेल जरूर पहुंच जाता है। ये तो भला हो फडणवीस साहब का कि जिन्होंने उनको बचा के भगवा दिया। अब उनके ऊपर कैसे शुरू हो गया है कि उनका विरोध शुरू हो गया। आपको एक सुहानी शाह करके मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उससे चमत्कारी ज्यादा उनकी ये माता जी है सुहानी शाह, ये खुद को जादूगर बोलती है, मैजिशियन बोलती है। ये उनसे ज्यादा मैजिक्स करते, उससे ज्यादा कई गुना का मैजिक्स ये लड़की करती है, और बहुत शानदार मैजिक्स करती है। तो उन्होंने जब श्याम मानव जी ने बोला कि मैं आपको 2 बार चांस देता हूं, आप पत्रकारों के सामने और हमारे एटमॉस्फेयर में करके दिखाइए चमत्कार, आप मन की बात समझना और ये बोलना वगैरह, तो वो भाग गए। अब वो उनका बुरा दिन जब शुरू होता है आदमी का, तो कैसा होता है कि जिस प्रदेश में वो गए, छत्तीसगढ़ में, उन्होंने पहला स्टेटमेंट उतर के साथ ले लिया कि मैं धर्मांतरण रोकना चाहता हूं, जो ईसाई हो रहे हैं। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है, जो आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है बस्तर जैसे, वहां ईसाई हो रहे हैं बहुत तेजी से। तो कवासी लकमा करके वहां के एक मंत्री है, उन्होंने बोला कि एक तो तुम दिखा दो ईसाई होते हुए, क्योंकि मैं आदिवासी हूं और मैं यहाँ का मंत्री हूं, एक तो तुम कन्वर्शन दिखा दो, अगर नहीं दिखा सके तो तुम्हारा ये पोंगा पंडिती और ये जो है तुम्हारी कथाएं बंद कर दो, अगर दिखा दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब वहां भी मंडाते ओले पड़ गए इनको, वहां से भी भागने की नौबत आ गई। तो अब ये घिर गए तो आप देख लीजिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा उन पत्रकारों के, क्योंकि नाम बताए तो मुझे जातिवादी कहेंगे कि आप कैसे बताएं। वो शास्त्री है तो उनके फेवर में जो आ रहे त्रिवेदी पांडे, ये जो नाम अगर मैंने बता दिया तो आप बोलोगे ना कि जातिवादी है। मगर एक ही जाति के सारे पत्रकार उसको बचाने आ जाते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। अरे बाबा, तुम जो टेक्नोलॉजी से ये सब दिखा रहे हो, कवर कर रहे हो, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का नमूना है। और साइंस और टेक्नोलॉजी में हर चीज ओपन हो जाती है, उसमें कभी छुपा के नहीं रख सकते। मगर वो पत्रकार उनका इतना इस तरीके से फेवर कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है ये देश अंधश्रद्धा में डूबा रहे, ये देश आपसी विवादों में डूबा रहे, ये देश हिंदू मुसलमान करता रहे, ईसाई करता रहे, और उसके माध्यम से इनके वोट बेस पक्का होता रहे, ये चाहते हैं, और उसके माध्यम से ये सारी चीजें कर रहे हैं। मगर आप जैसा गाली देते हो ना हमको, नागपुर वालों को, कि नागपुर से आया है, तो नागपुर में ये भी है, हम लोग भी है नागपुर में, श्याम मानव भी नागपुर में रहते हैं, दीक्षा भूमि भी नागपुर में है। इसका भी ध्यान सब देश को मैं दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो आपने बताया, ये अंधश्रद्धा वाली बात जो बताई, चमत्कार वाली, तो वो चमत्कार से अपने आप को छुपा नहीं सके, भागना पड़ा उन्हें 2 जगहों से। अभी एक और खबर है एक ही दिन पहले की, कि डेरा सच्चा सौदा वाले जो थे, जिन पर रेप के मुकदमे हैं और बाकायदा उनको कन्विक्ट हो चुके हैं, उनको पैरोल दी गई है अभी, और बार बार पैरोल दी जा रही है साहब। और ये वो आदमी है, अगर आपको वो विजुअल्स याद हो, जो लिफ्ट के जरिए ऊपर आता था और लोगों के दिमाग में इतना वो भर दिया जाता था कि ये चमत्कार से प्रकट हो रहे हैं। तो ये एक अजीब, वो भी साइंस का ही फायदा उठा करके लिफ्ट के जरिए आता था। खैर, तो एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात है कि ये डेरा सच्चा सौदा को टेम्पररी जेल डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो अभी आपको बताता हूँ कि डेरा सच्चा सौदा ये टेम्पररी जेल हो गया है। वो अभी जीआर जल्दी ही निकलने वाला है, गवर्नमेंट का जीआर अभी जल्दी ही निकलेगा कि डेरा सच्चा सौदा को टेम्पररी जेल डिक्लेयर कर दिया। तो वो उस जेल में रहे या इस जेल में रहे, है तो जेल में वो, जैसा मतलब वो अपने घर में रह करके भी उसे जेल डिक्लेयर कर दो, कानून की गुंजाइश है, सरकार उनके हाथ में है, करने वाले हैं। इसलिए आप पैरोल नहीं बोल सकते, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो आप। नहीं साहब, मैं तो मीडिया की रिपोर्ट ट्रिब्यून ने जो छापी है, उसने पैरोल छापा है कि एक और बार पैरोल दी गई रेपिस्ट मर्डरर बाबा को। ये खबर छापी है ट्रिब्यून ने।
तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रिब्यूनल पे कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी जातिवाचक धर्मवाचक खबरें कैसी चलाता है, ये देशद्रोही है। जी जी। ट्रिब्यूनल देशद्रोह कर रहे हैं। तो देश क्योंकि बाबा का मैं थोड़ा सा और एक बताना चाहता हूँ कि बाबा ने बताया कि चेहरा लाल कर दूंगा मैं मेरा विरोध करने वालों को, अच्छा। पैंट गीली कर दूंगा, मैं सिर पर नाचूंगा, ये बागेश्वर सरकार ने बोला था, ये वही जो भगोड़ा है उन्होंने बोला था। और अभी 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 जो बोल रहे हैं कि मैं साधु संत नहीं हूं, मैं चमत्कारी नहीं हूं, मैं संविधान मानने वाला सामान्य आदमी हूं, तो इनको जब डंडा पड़ता है ना तो ये सब सीधे हो जाते हैं। डंडा सही से पड़ जाए, अच्छे खाए इनके सब, वो माफी मांगने चले जाते ना, 9 बार जी माफी और 52 बार यानी जो इसकी माफी होती है मौखिक जी माफी और 9 बार लिखित माफी मांगने वाले, इनके सारे वीर है। जी जी जी। अच्छा, अब मैं चलता हूं उस पर। ये जो कुश्ती फेडरेशन वाला मामला है, वो लड़कियां, उन्होंने कितनी हिम्मत की, कितनी उनको तकलीफ से वो गुजरी होंगी, जिसके बाद उन्होंने कंप्लेंट की और एक सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के उसके खिलाफ कंप्लेंट की, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या उससे पहले भी हमें जम्मू वाला भी रेप याद है, हाथरस वाला भी याद है, और कहां कहां क्या कुछ वाकयात नहीं हो रहे। इसके बीच में अब ये एक और चीज आई है, जो देश का नाम ऊंचा करने वाली पहलवान लड़कियां हैं, उनको किस तरह से सताया जा रहा है। देखो, इसकी शुरुआत मैं करता हूं कि इनके राज में मजदूर भी रोए, हम्म किसान भी रोए, सरकारी बाबू भी रो रहे, अग्निवीर बन के सोल्जर भी रो रहे, जिनका ये बखान करते हैं पहलवान भी रो रहे, हम्म और अंत में क्या होगा, मोदी जी भी रो जाएंगे कहीं। ये धोने वालों का शासन, ये शासन चलाने के काबिल नहीं है। ये लेकिन उच्च लेकिन वर्णीय लेकिन लेकिन साहब, दोनों रोने वालों में फर्क है। एक असली रोता है, एक नकली रोता है, ये भी तो बता दीजिए आप। वो जो हाँ वो जो हाँ, वो जो बेरोजगारी में रोते हैं, जो परेशानी में रोते हैं, जो सरकारी बाबू रोते हैं, जिनका आपने नाम लिया, वो और हमारे प्रधानमंत्री जी का रोना बिल्कुल अलग नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, ये मगरमच्छ के आंसू बहाते, वो सच में आंसू बहाते, मगर हाँ। वो मगरमच्छ के आंसू ज्यादा इंप्रेसिव होते क्योंकि आपका मीडिया उसको चलाता है और हाँ। उसके माध्यम से जनता को बरगलाया जाता है। अब उसमें मेरी कॉम पैनल बना दिया, मेरी कॉम पे मेरी पूरी आस्था है, पूरी श्रद्धा है और ये सच्चा सामना करेगी, मगर मेरी कॉम को कितना काम करने दिया जाएगा। और जब कोई पैनल जांच पैनल बनती है तो वो मामला समाप्त करने के ऊपर होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे पैनल और जांच पैनल बनते रहते हैं, उनकी जांच रिपोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैं ये कहता हूं कि ये बृजभूषण शरण सिंह को क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ के इसमें लाया गया है? हम्म। उनके फेडरेशन के लोग बोल रहे हैं कि ये दरवाजा खुला रखता था और एक एक पहलवान को अपने रूम में बुलाते थे। ये ऐसे कौन है, ऐसे कौन दबंगाई है? क्योंकि ये उच्च वर्णीय है और इनको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उनको फेडरेशन से निकाला नहीं गया। उनका अनुराग ठाकुर जो खेलकूद मंत्री है वो उसका बचाव कर रहा है। किस बात का बचाव कर रहा है? किस बात का बचाव कर रहे हैं आप? कि उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, आपको ये लगता है कि कोई लड़कियां, हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि कोई लड़कियां बेवजह आके सड़क पर बैठ के ये बोलेगी कि हमारा मॉलेस्टेशन हो गया? है देश में ये हालत? नहीं, वो आज लड़की के लिए। पीड़िता को यहाँ दोषी समझा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। बलात्कारियों को नहीं समझा जाता है। बलात्कारियों को तो वो चिल्लाते रहते हैं और उनको संस्कारी है करके छोड़ दिया जाता है। बिल्किस बानो से लेकर हर चीज में आपने देखा है। तो तो ये जो मामला है, हाँ। ऐसे इसमें वो लड़कियां रास्ते पर आई, उसके साथ में सारे पहलवान आए, अब उसको उस मामले को डाइल्यूट करने के लिए उसमें जांच बैठा दी और हर जगह की कोई कोई लड़कियां पहलवान है कि नहीं पता नहीं, उनको पहलवान के ड्रेस पहना के सामने लाया जा रहा है। कोई लोकल लेवल के पहलवान है उनको लाया जा रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई, काम बहुत अच्छा कर रहे हो मगर रो क्यों रहे सारे? मजदूर रो रहे, किसान रो रहे, सैनिक रो रहे, सरकारी कर्मचारी रो रहे, अभी जुडिशियली भी रोने वाली है। ये क्यों रो रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो। इसका ये जवाब ये नहीं है। ये हर सतह पर एक अजीब बेचैनी है, और ये बेचैनी क्या शक्ल इख्तियार करेगी, ये देखने की बात है। लेकिन एक बात तो सामने बहुत बार आ चुकी, कि जो नफरत फैलाने वाला काम किया है, उससे और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें लोग एक दूसरे पर शक करने लगे, और किस तरह से लोगों के लिए जिंदगी सख्त हो गई। आखिर में कोई कंक्लूडिंग बात अगर कुछ कहना चाहें, वक्त की कमी है हमारे पास,
एक मिनट में अगर कोई बात अपनी कोई रह गई हो तो वो आप पूरी कर सकते हैं। नहीं, बात यही रह गई है, इनके लिए तो बोलने लायक बहुत सारी चीजें हैं, मगर एक बात बता देता हूँ कि आज के तारीख में ये यति नरसिम्हानंद और संदीप देव करके, ये आपको पता है कौन है? हाँ हाँ बिल्कुल। के दर्शकों को भी बताने की जरूरत नहीं। ये मोहन भागवत पर टूट पड़े आज। अच्छा। कट्टाता का क्या होता है, भस्मासुर पैदा करने का मतलब क्या होता है, ये अभी मोहन भागवत भी समझ जाएंगे और मोदी जी भी समझ जाएंगे। इन्होंने जैसे ही LGBTQ वाला जो मामला सामने आया, हाँ। तो उन्होंने तुरंत कमलेश तिवारी का नाम सामने लाया कि उसने यही तो बोला था कि कोई आपके धर्म संस्थापक है दूसरे धर्मों के, वो भी ऐसे ही थे, समलैंगिक थे और इसलिए उस तरीके की बात किया, वो ऐसा ही बोला था और इसके लिए उसकी हत्या कर दी। ये जो बात उन्होंने बोला था, और फिर ये कैसे हमने उसने हत्या की, उसकी माँ अभी रो के हमको समझाती है कि भैया इसके लिए लड़ो। मतलब आप दूसरे धर्मों पर बोलना, दूसरे धर्मों की गलतियां बताना, तुम्हारे इसमें क्या गलती है वो बताओ ना। मनुस्मृति क्या है, तुम्हारे पुराण क्या है, तुम्हारे वेद क्या है, इसमें कितनी गलती है, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। दूसरे के ऊपर क्या है, वो मुसलमानों पर छोड़ दो, वो ईसाइयों पर छोड़ दो, वो सब उनके ऊपर छोड़ दो। वो अपने सुधार चाहते हैं जिंदगी में, तो हर एक व्यक्ति अपने घर में सुधार करे। मगर जब भागवत ने बोला कि ये इमाम राम इमाम हिंद है, समलैंगिकता भारत में पूर्व काल से चल रही है। मैं भागवत नाम है मेरा, मगर भागवत कथा मैंने कभी नहीं पढ़ी। और मोदी जी ने अपनी माता का अंतिम क्रियाकर्म भी ढंग से इनके वैदिक तरीके से नहीं किया। ये चारों चीजें इनको अंगार लगी हुई है। आप समझ लो बात को कि आपने अगर भस्मासुर पैदा किया तो आपके सर पे हाथ रखने में वो कमी नहीं महसूस करेगा, वो कभी पीछे नहीं रहेगा। ये भस्मासुर इनके सर पे हाथ रखने के लिए अब उतावले हो गए हैं। अब संभाले मोदी जी इनको। यानी आपने जो तैयार किए थे नफरत वाले लोग, अब वही एक दूसरे से टकराने का सिलसिला शुरू हो गया। और अब मोहन भागवत के खिलाफ ये बहुत बड़ी खबर है कि सत्यानंद यति नरसिम्हानंद वो बाकायदा उनके खिलाफ आ गए हैं। ये हिंदुत्व के एक तो बहुत ही छिछोरा जैसा सवाल उन्होंने जो सवाल किया है ना कि जो अपनी बीबी नहीं संभाल सका, बीबी छोड़ के भाग गया, वो देश कैसे संभालेगा। जो लोग हम बोल रहे थे वो अभी उनके लोग बोलने लग गए। जी जी जी। अब यानी मोहन भागवत के भी और मोदी जी के भी खिलाफ खुद हिंदुत्व वाले बोल रहे हैं। ये एक बड़ी तब्दीली है। ये जाहिर करता है कि घर में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बहुत ही अहम बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया और कई इश्यूज पर हमारी बात हुई। किरण रिजिजू जी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियां चाहते हैं, अपना कंट्रोल चाहते हैं सरकार का, उस पर भी हमारी बात हुई। इसके अलावा बागेश्वर धाम वाली बात हुई। और ये जो नई बात आपने बताई, नई मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं मीडिया में नजर नहीं आ रही कि मोहन भागवत के और यति नरसिम्हानंद के बीच में भी एक टकराव पैदा हो गया है, जिसको आपने तैयार किया था, अब आपके ही खिलाफ खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।